बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ पर आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में तारिक मतीन खुश आमदीद कहता है। आमतौर पर कहानी इस तरह लिखी जाती है कि एक दफा का जिक्र है, एक राजा हुआ करता था, लेकिन आज जो अंजाम हुआ है उस पर किसी सहाफी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। 3 दफा का जिक्र है। नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ करते थे। तीनों दफा मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके। इस अहम तरीन ट्रांसमिशन में एक बार फिर सईद काजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जिनको हम मुसलसल इस खबर को ब्रेक करने का कि ये 28 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, 5 जजेस का जो बेंच है वो फैसला सुनाएगा। क्रेडिट 24 न्यूज को जाता है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को जाता है, हमारी टीम को जाता है, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये कहते हैं ये 24 की मैनेजमेंट को जाता है। ये हम मुसलसल आपके लिए अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल। मुबशिर लुकमान साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लंदन में मौजूद हैं और वहां से सूरत हाल भी हमें बता रहे हैं और अहम तरीन खबरें भी उन्होंने लंदन से ब्रेक की हैं। चौधरी साहब, आप अभी जब हम ऑन एयर जाने वाले थे तो कोई अहम तरीन खबर आप सईद काजी साहब से जिसके बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले वो खबर जानना चाहूंगा मैं। नहीं, खबर एक तो यह है कि ये जो अकामा का बिजनेस शुरू हुआ है, ये हमारे MNAs, MPAs, सेनेटर्स और मशीर और वजीर जो है, अभी तक हमारे पास जो मुसद्दका इतलात आई हैं वो 76 अफराद हैं। 76 जिनके पास गैर मुल्की अकामे और शहरियत, ड्यूअल या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। एक करके हम रिलीज़ करते जाएंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और एक तरफ ये है और 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी जो बाहर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, $20 बिलियन सालाना भेज रहे हैं, उनको वोट देने का हक नहीं है। और यहाँ हमारे मालिक मुख्तार बन के बैठे हुए हैं। तारक साहब, मैं आप किस तरफ जाऊँ, किस किस को इल्ज़ाम दूँ? सईद काजी साहब, किस किस को इल्जाम दिया जाए आप बता दीजिए। अभी भी आप बात करते हुए कह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी जिसकी बात हो रही है ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसे असल डेमोक्रेसी कहना चाहिए। इससे पहले मैं एक खबर भी दे दूंगा आपको, मेरे पास भी एक हल्की सी खबर है। ये जो $20 बिलियन या 18 से $20 बिलियन की रेमिटेंसेज है ना, इसमें ज़्यादातर कुछ हिस्सा तो हमारे मजदूरों का है जो मेहनत कश वहाँ से बेचते हैं। 1-2 नंबर माल भी यहाँ से आता है और वो अकामे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो 92 में कानून बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, बेसिकली सादा जबान में बात करते हैं, वो काले धन को फरोग देने के लिए कानून बना था। जितना मर्जी माल बाहर ले जाएं तो बहुत सा माल जो अंदर वापस आता है इन अकामा होल्डर्स का होता है, जो ये हवाले से बाहर जाते हैं। बल्कि 92 के कानून के बाद तो आप नो क्वेश्चन आस्क्ड, अगर बाहर से आप डॉलर लेके अंदर आ रहे हैं तो कोई नहीं पूछता आपने कहां से कमाए। ये खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ये कानून बनाया गया था और इंप्लीमेंट किया गया था। और हां, ये भी आपको बताता चलूं, सईद अहमद और जावेद कियानी साहब के जो अकाउंट्स थे इसी 92 के इस कानून बनने के इर्द गिर्द, बल्कि इसके बाद ही ज्यादातर बने थे जब ये माल आता जाता रहा था। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा आपने क्या पूछा था, मैं भूल गया अपनी तफसील में। आप जिस कह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, इसे असल डेमोक्रेसी कैसे कहा जा सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी, मैं तो इसे, अब चौधरी साहब मुझसे बहुत इख्तलाफ करेंगे इस बात का, मैं तो कहता हूं कि हम ज़ियाउल हक के ऐद से बाहर ही नहीं निकले। वो उस दौर से जो काम शुरू हुआ है, इस मुल्क के असासे जो हैं, रियासत के असासे 2 नंबर तरीकों से जो कि मुंतकिल हो रहे हैं इस इशराफिया को, जो आप जिसका आज ये शख्साना है कि वो इतनी पावरफुल हो गई है कि आपके इदारे उसके सामने पिगमी होकर छोटे रह गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ा। बेसिकली हम उस दौर से बाहर ही नहीं निकले। ये वही दौर चल रहा है। डेमोक्रेसी सिर्फ बैलेट में वो डाल देने से डेमोक्रेसी नहीं होती। क्या एक गरीब आदमी जब थाने में जाता है उसे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं? अस्पताल में इलाज कराने जाता है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके? या आप मुझे बताएं, इंसाफ लेने जाता है जब मंडी से इंसाफ लेना पड़ता है, उसके पास राइट्स हैं? स्कूल में, जिस मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे बाहर बैठे हों, शर्म आनी चाहिए उस डेमोक्रेसी पे? नहीं है। हम ये नहीं कहते डेमोक्रेसी गलत है। हम कहते हैं हम किसी मार्शल लॉ के, ना ज़ियाउल हक के हामी थे, ना मुशर्रफ के, ना किसी आइंदा आने वाले के होंगे। मगर जो आप डेमोक्रेसी के नाम पे आज शुगल सोसाइटी, माफ कीजिएगा, मैं देख रहा था टीवी पे बैठे हुए, कह रहे हैं बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, किसमें, इस वर्डिक्ट में। और अच्छा, जजों ने क्या कर, अच्छा भाई, जजों ने जो कर दिया मुझे बताएं, ये FIA ने क्या किया? ये नैब जो 157 केसेस के ऊपर सो रही है पिछले 25 साल से, उसका क्या हुआ मुझे बताएं? ये जो FBR है, इसमें आपको कंफ्यूजन नजर नहीं आता जब 450-500 अरब रुपए का SRO जारी कर, एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको SCCP पे कभी कंफ्यूजन नजर नहीं आया। अभी मैं देख रहा था शुगल सोसाइटी के कुछ नमूने ना टीवी पे बैठे हुए थे, ये क्या है? और वे मतलब इस तरह लगता है कि ये कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी बन चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता। डेमोक्रेसी, वही डेमोक्रेसी। मुझे ये भी बताइए साहब, अभी कुछ देर पहले जब हुकूमती वज़रा आए, बैरिस्टर जफरुल्लाह, वो ये कह रहे थे
कि तारीख इन जजेस को जज करेगी। ये एक बैरिस्टर के रिमार्क्स और एक फैसले के बाद ये रिमार्क्स कैसे हैं? मेरी राय में मेरा ये सवाल है बहैसियत तालिब इल्म आपसे, क्या ये तौहीन अदालत है? देखिए जी, तौहीन अदालत के अलावा पहले मैं द क्वालिटी ऑफ द आर्गुमेंट पे बात कर दूं। आज तक मलक, क्या नाम था उसका, मलक कयूम को जज करेगी या नहीं करेगी? ये मलक कयूम वाला काम करते तो फिर ठीक था। ये नजरिया जरूरत के तहत बिकते रहते तो ठीक था। जिसका सौदा हो गया, जिसका जो बिक गया आपके आगे, वो ठीक था। और जिन्होंने असूलों पे जो है वो आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं इस वक्त, शेख रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के कुछ वुजरा आए, जमा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये वो वुजरा थे जो मुस्लिम लीग नून के साथ पहले से हैं, सिवाय जाहिद आमिर साहब के जो काफ में चले गए थे, वापस आ गए। वरना दानियाल अजीज साहब और तलाल चौधरी साहब वगैरह आके मीडिया पर बात करते हैं, ये वुजरा कम कम आते हैं। इन्होंने फैसले पर बड़ी बातें की। साथ ही बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ये कहते हैं कि तारीख इन जजेस को जज करेगी। आपके रिमार्क्स जानना चाहूंगा मैं इस पर। हेलो जी शेख साहब, मैं आपके रिमार्क्स जानना चाह रहा था। बैरिस्टर जफरुल्लाह ये कह रहे हैं कि तारीख इन जजेस को जज करेगी इनके इस फैसले पर। ये ऐसे ही हैं बैरिस्टर, मैं जानता हूं इन बैरिस्टरों को। इस मुल्क के अजीम जज हैं। क्या पीपी का शोरवा बैरिस्टर क्या औकात है मिरासी टाइप का, ये वहां लगा हुआ है सरकारी। इसको कानून का क्या पता है और क्या कानून होता है। 5 जजों ने जो फैसला दिया है, इसको कहते हैं फैसला दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक है और दुनिया में माना गया है। और दुनिया में साबित हुआ है कि ये जो बड़े अपने आप को टार्जन समझते थे, यहाँ मक्खी नहीं जो है वो हिली। शेख साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सईद काजी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल भी कुछ करना चाहेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने तो 28 तारीख की 5 जजेस के बेंच की खबर भी हमारे लिए ब्रेक की थी। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हीरो ऑफ द सीन, ये बताएं कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो एक अकामा का फजूल इशू लेके उसके ऊपर वजीर आजम मुंतखब को, जिन पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं, उन्होंने कोई लूट मार नहीं की, कोई डाका नहीं मारा, ना जायदादें बाहर बनाई, ना कुछ क्या, उनको नाअहल किया गया है। आज वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, तमाम चैनलों पर बैठे हुए हैं। इनके ऊपर कोई कदगन लगाने वाला है या बड़े अदारे को जिन्होंने तारीखी काम किया है उनको गालियां देने का इनको लाइसेंस दिया है आपने? लेकिन किसी ने लाइसेंस नहीं दिया। जिसने गालियां दी हैं उसने नतीजा भी भुगत लिया। और सारी दुनिया पाकिस्तान के जजेस को, CIT को सराह रही है। चंद जो है मुतासर लोग जो है वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये आगे भी जलील हो गए हैं और भी जलील हो गए और भी जलील हो गए। अभी मंडे ट्यूसडे को इनका 10 वॉल्यूम भी खुल जाएगा और हुदैबिया पेपर में भी आ जाएगी। हुदैबिया पेपर जो है, ये याद रखें, ये पनामा से बड़ा केस है। जैसे डॉन लीग से बड़ा पनामा था, पनामा से 10 गुना बड़ा हुदैबिया होगा। और ये सफा देखें 68 में जो इन्होंने लिखा है इस तौफीक के 18.6 जो है हुदैबिया पेपर की जो पेमेंट हुई है, इन्होंने ऐसे बताने हैं, ये फंस गए, इनको कहने दें। थैंक यू। ठीक, और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहना चाहूंगा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि आवाज वो दुरुस्त तौर पर सुन नहीं पा रहे। जैसा गायद आदमी उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। और ये अब ये जो बंदरबांट कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में चले गए हैं, मुझे यूं लगता है जी। ठीक, सईद काजी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, अभी लाइन पे नहीं है मेरे। मैं आपसे जानना चाहता था सईद काजी साहब के ये जो है रिमार्क्स बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब के, जी जो सब कोशिश करते हैं उनको दोबारा करने, ये रिमार्क्स जो हैं इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो उनकी गुफ्तगू सुनी है, खासी बेमानी गुफ्तगू थी और एक तवील तमहीद उन्होंने बांधी, क्या हुआ, एक पूरी कहानी सुनाई, उसके बाद बीच में से कुछ नहीं निकला। आखिर में बॉटम लाइन क्या थी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि हम जी इसको नहीं मानते। अच्छा, मैंने कहा कि कल कभी मैं अपनी शो में आते हैं तो चौधरी साहब हम जरा निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। एक पूरी गर्दान थी, उसके बाद फैसला आ गया और अब बड़े बड़े लीगल माइंड एंड एक्सपर्ट्स बैठ गए मेरी तरह ना टीवी चैनल पे, मास्टर ऑफ नन, क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो बैठ के अब इस पे फैसले करने शुरू कर रहे हैं कि ये गलत। अभी मैंने फरोग नसीम साहब को सुना, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पीपल आई हैव एवर सीन इन द लीगल फ्रेटर्निटी में। वो उन्होंने कहा है इसको छोड़ो, जाके जमानतें कराओ अपनी। और दूसरी बात यह है कि ये क्या है कि ऑलरेडी आप ओपिनियन बना लेते हैं।
मैं एक ओपिनियन बना लिया आपने कि गलत, इसको गलत है या नहीं है, हमने इसको गलत ही करार देना है। सारे बैठे हुए हैं, मैं वही बात को मुकम्मल करता हूं। बाकी किसी इदारे का आपको कुछ नजर नहीं आया जो बेड़ा गर्क हो गया यहां पे, या एक कोई ऐसा यानी दयानतदार आदमी को लाइबिलिटी बना के रख दिया, चुन चुन के 2 नंबर बंदा उसको 18वें ग्रेड का हासिल क्या करना चाह रहे हैं जुडिशरी पर इन हमलों के साथ? हासिल क्या करना? मैं सवाल ये कहना चाहिए अपनी प्यारी शुगल सोसाइटी से जो आज बड़ी तड़प रही है, बड़ी तकलीफ में लग रही है, मुझे ये बताएं कि ये कभी ये रोए हैं कि यार ये 16वें ग्रेड का बंदा 19 में लगाया हुआ है, इधर से एक साफी 4 दिन बूट पॉलिश करता है, अगले दिन उसको ग्रेड 21 में बिठाया होता है आपने। ये क्या था यहाँ पे? कोई बंदर बांट लगी हुई थी? ये क्या दुनिया थी? और इस पे आपको कभी परेशानी नहीं हुई और टीवी पे बैठ के कभी आपने कोई टॉक शो नहीं किया? और आज बड़ा कंफ्यूजन नजर आ गया। पहली दफा हमने देखा तारीख में कि इस मुल्क में एक ऐसी वर्डिक्ट आती है कि जो द मोस्ट पावरफुल फैमिली जो 3.5 डेकेड से पावर में है उसके खिलाफ फैसला आता है। चौधरी साहब जुडिशरी पर इन हमलों से ये हासिल क्या करना चाह रहे हैं? हासिल करना चाहते हैं कि हमारी लूट मार, हमारा गलबा, हमारा माफिया लाइक रोल और हमारा जो कब्जा है, जैसे कि सईद काजी साहब डायरेक्टली और सही फरमा रहे हैं कि 81 अप्रैल 25 से लेके आज तक ये काबज है और इनके जो असासा जात है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ये मुशगाफिया निकाले, वो पेज 10 निकाले जजमेंट जो है, और उसमें साफ लिखा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कंपनियों की वजह से मिस्टर नवाज शरीफ और उनके खानदान के दूसरे अफराद पर बज़ाहिर बाज़ियों नजर में एट द फेस ऑफ इट पक्का केस बनता है और वो खोले जा रहे हैं। और ये क्या बातें करप्शन? अगर आपका कोई केस होता, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों की आपसे दुश्मनी है, ना जेआईटी की कोई दुश्मनी है, आप अपने करतूतों की वजह से इस हाल को पहुंचे हैं और अब फिरते हैं मीर खान, कोई पूछता नहीं है। आपने देख लिया कहां आप आसमानों पर सैर कर रहे थे और आपको अथाह गहराइयों में गिराया गया है। अल्लाह के फजल से अब आपको क्यों कोई पनाह नहीं मिलेगी और लोग जो है आपके काले करतूत दिन ब दिन जब सामने आएंगे और वो थू थू करते नजर आएंगे। ये जो कह रहे हैं कि कोई करप्शन साबित नहीं हुई, हिल मेटल, लंदन फ्लैट्स, इन पर नैब में रेफरेंस भेजा है, ये करप्शन नहीं है? देखिए बात यह है कि करप्शन तो मेरे इट्स सेल्फ एविडेंट। करप्शन जो है पाकिस्तान की, अगर इसका सोशल, मैं नहीं जाना चाहता इस तफसील में, जिस मुल्क की कोई मैं अभी आज देख रहा था, करप्शन ना होती तो ये शहर आज पानी में डूबा होता। ये जो इन्होंने इनकी हाउसिंग पॉलिसी किधर है? इनकी तो सारी एक पॉलिसी है, वो है ठेकेदार फ्रेंडली पॉलिसी। यहाँ पे जो है ना किक बैक जनरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। किसको नहीं पता? मुझे बताएं। 100 रुपए में से 30 रुपए जमीन पे खर्च नहीं होते हैं, मुझे बताएं। ये मैंने कहा था 3.5 मिलियन की एक जो है किलोमीटर बना मेट्रो का चाइना में, 7.5 मिलियन का बनता है फ्रांस में, इधर 11 मिलियन से ऊपर बनता है। अभी 14.5 अरब रुपए की करप्शन नहीं हुई। ये लाहौर का जो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ है? कौन लोग थे? कुछ निकला उसके? कहां नहीं है। मगर सवाल ये है, हम ये कह रहे हैं कि चले इनको तो छोड़ें, अदालत के उनका हक बनता है, वो आए इस फैसले से, वो बड़ी तकलीफ में है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बात करें। मगर मुझे समझ नहीं आता, एक शुगर सोसाइटी वाले को मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था बड़े फिल्मजी से बेसिस पे इन्होंने अदालत ने ये कर दिया है। मुझे समझ नहीं आती, क्या हम कोई पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं? ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? क्या ये जितनी प्रोसीडिंग हुई है इसमें एक पेपर आप नहीं दे सके, मनी ट्रेल पहले दिन से नहीं दे सके, 7 किस्म के आपके बयानात थे, आपके बयानात आपस में नहीं मिलते। जिस तरह एक सुना था ना कि आपकी आंखें आपस में नहीं मिलती, लतीफा सुना होगा, इनके बयानात आपस में नहीं मिलते थे, कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट से लेकर ख्वाजा साद रफीक की शायरी तक, मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, इस नैरेटिव के जरिए क्या हासिल करना चाह रहे हैं? भुट्टो को ऑन कर रहे हैं, जिसकी फांसी में पीछे आप खड़े थे। जुल्फकार अली भुट्टो को जो है साथ जो है वो उसको ऑन कर रहे हैं। क्या है यार, ये इतनी यादाश्त खराब होगी हमारी कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगवाने में आप बीच में थे। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से अभी फुटेज निकलवा लेते हैं। आप क्यों उंगली लगा के शहीदों में शामिल हो रहे हैं? बुनियादी तौर पर आपकी जो राइज थी सियासत में और मईशत में, उसकी वजह यह थी कि आप शामिल हुए थे। यहाँ की सबसे बड़ी तहरीक 139 दिन चली थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने जो ही हैपन टू लीड इट, उसको क्रश करने में आपने इसका डीप स्टेट का जियाउल हक का साथ दिया था, जिसके लिए आपको फिर वॉक ओवर मिला। बैंक जो है आपके सामने खोल दिए गए, कानून आपके सामने लिटा दिए। आपको तो पहली दफा पता चला कि कानून में फैसला खिलाफ भी आ जाता है। यू आर नेवर यूज्ड टू इट, दिस हैज हैपेंड। और चौधरी साहब जो आज बैठकर बातें कर रहे थे कि डिक्टेटर, साजिश, कभी भी मुंतखब वजीर आजम को उसकी टर्म पूरी नहीं करने दी गई, उनमें जाहिद आमिर साहब मौजूद थे जो खुद एक डिक्टेटर के वजीर थे। वो पहले आप ये जो आज जजमेंट दी गई है ना तारिक साहब, सफा 10 और 11 वो नाजरीन को दिखाएं
ये कहते हैं जी ऐसे ही फ्रोई फ्लिमजी चार्जेस पर आज उनको नाअहल करार दे दिया गया है, वो पढ़ लें। उन्होंने कहा कि ये जो इनकी जायदादें हैं मुल्क से बाहर और ये कंपनियां हैं, इनकी वजूहात की वजह से इन पर 2+2 केसेस बन रहे हैं और हम उनको खोलने का हुक्म दे रहे हैं। उसके बाद इनके लिए डूब मरने का मकाम है। ये मैं हैरान हूं कि ये सारे इनके जराइम में, ये इनकी करप्शन में, लूट मार में शामिल है, या बेवकूफ़ी से ये ऐसा कर रहे हैं, या कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तमाशा खत्म है। चौधरी साहब, आप इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि आपको पता ना हो कि ये इनको पता नहीं लग रहा। दे डोंट नो, दे आर ब्लाइंड टू इट। मुझे ये बताइए, बैठ के 2 नंबर दिफा कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, किस प्ली के साथ जा सकते हैं? वो चले जाएं, उनका राइट है, जाएं। देखिए, रिव्यू प्ली इन्हीं जजेस के पास जाएगी, उनका राइट है। लेकिन बात ये इन्हीं वकला के साथ जाएगी, इन्हीं वकला के साथ जाएगी। नहीं, इन्हीं जजेस के पास जाएगी। वकला वो अपनी मर्जी के कोई भी। मेरी जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि यही बेंच होगा और वकला भी यही होंगे। आई एम नॉट ये हो सकता है, लेकिन जाएं, बेशक जाएं, जो लीगल रेमेडी है आपके पास है। लेकिन बात ये है कि आप जो है, आपने कभी शक नहीं किया हिजाजी साहब की नीयत पे, जिनका 2 नंबर सामान सारा बाहर निकल आया है। आपने कभी FBR पे शक नहीं किया, जो आज तक अपना टैक्स पूरा लोगों से कलेक्ट नहीं कर सका, और 70 से 80% टैक्स जो है स्लैब किए आपने इस मुल्क के गरीब आदमी पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहां आपको कभी कंफ्यूजन नजर नहीं आया। और हर जगह पे ये जो पेट्रोल पे आपने 35 से 40% टैक्स लगा के गरीब आदमी की खाल खींचते हैं, इस पे शुगल सोसाइटी पे कभी तकलीफ नहीं हुई। टीवी पे बैठ के कहें हमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, ये फैसला क्या हुआ है। तो फैसला किस पे कंफ्यूजन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उसका हक है, उसने फैसला किया है। हाँ, उस पर आप एक आलमाना गुफ्तगू जरूर करें, मगर आप जो है ये इस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, और आप फिर खुद कह रहे हैं कि जी हम सारी आपकी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मानेंगे, और उसके बाद अब आप जो है लोगों को ये अनलीश कर दिया आपने इस पे जो आपका। मैं आपको कह चुके, हम फैसला मुस्तरद करते हैं, अमल दरामद करेंगे, तस्लीम नहीं करते, मुस्तरद करते, अमल दरामद करेंगे, क्योंकि फैसला अदालत उस्मा का। इनको किसने कहा है अमल करने के लिए? फैसला हुआ, अनाउंस हुआ, अमल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया नवाज शरीफ को, अब किस्सा वो खत्म हो गया, नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहा है। अच्छा, मुबशिर लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन करी। मुबशिर लुकमान साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन सर। ये बताइए, अब जबकि वजीर आजम को अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया, जाहिद हामिद साहब कहने लगे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन, डी नोटिफाई कर देना, उसके बाद रेजिग्नेशन की क्या हैसियत रह जाती है? देखें, बात यह है कि ये टोटल झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ जो है एक झूठे शख्स का नाम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बरमला इसका इजहार करने में। सादिक और अमीन तो है नहीं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कहा कि वह झूठा तरीन इंसान है, और मैं उस अदालत के ऊपर यकीन करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। मेरी अभी जो वन ऑफ द रीजंस मैं अभी ट्रांसमिशन में लेट हुआ हूँ कि आने से पहले मेरी BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह से बात हो रही थी, क्योंकि BBC ये चला रहा था कि नवाज शरीफ रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो मैंने कहा भाई आपकी सोर्स क्या है, रिजाइन कैसे कर सकते हैं? कहते जी हमें एहसन इकबाल साहब ने कहा है यहाँ पे, और फिर एहसन इकबाल का उन्होंने बीपर एक चलाया BBC के ऊपर। यानी जितना झूठ कोई शख्स बोल सकता है वो एहसन इकबाल अब बोल रहे हैं कि जी लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, वो पता नहीं 2 घंटे या 4 घंटे पे आ गई थी, वो नोटों की नदियां फिर गई थी, और खुशहाली ऐसे हो गई थी कि फाका खत्म हो गया था, हर एक को सेहत की सहूलियात मिल रही थी, एजुकेशन। पता नहीं किस दुनिया में ये लोग इतने झूठ बोलो गोएबल्स की तरह कि वो सच लगना शुरू हो जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खास कम जहां पाक एक आदमी चोर है क्योंकि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, एक आदमी झूठा है, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के इदारों से झूठ बोला, और आज इदारों ने उसको जलील कर निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। ही डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिजाइन। उस पर 1.5 साल तक रिजाइन करने के लिए जब वो हट धर्मी से अड़े रहे। कहां आज दानियाल अजीज, कहां तलाल चौधरी, कहां माइजा हमीद, कहां ये सारे लोग जो रोज एक सर्कस लगा के बैठे होते थे? कोई रीजन आपको समझ में आ रही है? मुमकिन है उनको किसी ने मशवरा दिया हो कि अगर आप रेजिग्नेशन वाले स्टांस पे चले जाएंगे तो कोई फायदा आगे जाके हो सकता है। मुमकिन है किसी ने ये कानूनी माहिर ये मशवरा दिया। अपना चोरी करने वाले का जो शौक होता है ना, उसको मशवरा भी चोरी का दिया जाता है। जो व्हील कप चुराता है उसको मशवरा व्हील कप चोरी करने का दिया जाता है। ये ख्वाजा साद रफीक से पूछे, उनको कभी किसी ने मशवरा दिया मोटरसाइकिलों की टैंकियां चुराने का? नहीं, ये इनकी आदत है इतनी आके फ्लैट फेस के साथ झूठ बोलना,
पूरे ये इदारों का इस्तेकाक मशरू कर रहे हैं। एहसन इकबाल के ऊपर कंटेम्प्ट होनी चाहिए इस बात के ऊपर, और उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। एहसन इकबाल को याद करना चाहिए कि उनकी वालदा जो है किस तरह ज़ियाउल हक की आमरीत की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर साहब, नवाज शरीफ उनसे भी बात करेंगे। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए, अब हुक्मरान जमात का नैरेटिव यह है कि मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया, ये जुल्म हुआ है, ये साजिश हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी बात अपनी जगह पर है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस फैसले के बड़े अच्छे असरात होंगे हमारी सोसाइटी पर, हमारे इदारों पर, हमारी अदालतों पर, हमारी जमहूरियत पर, हमारी सियासत पर। और इसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनने का इम्कान पैदा हो गया है। लेकिन शर्त यह है कि एहतसाब का ये अमल नवाज शरीफ साहब की जात तक ना हो, बल्कि इसको आगे हम बढ़ाएं और उन तमाम लोगों का मुहासिबा हो जिनका नाम पनामा स्कैंडल में है, या जिन्होंने गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, या जिन्होंने गैर कानूनी कर्जे लिए हैं और माफ करवाए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग हिज़्ब इख्तिदार में भी है, हिज़्ब इख्तिलाफ में भी है। तो हम ये भी चाहेंगे कि काश एक आज ही सुप्रीम कोर्ट एक मैकेनिज्म भी देता कि जिसके नतीजे में करप्शन के रास्ते हमेशा के लिए और आइंदा के लिए बंद हो जाते। तो ये एक कदम है, मंजिल नहीं है। अब इस पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे। सिराजुल हक साहब, आपकी इसी स्पीच का शुभ हवाला देते हुए मुबशिर लुकमान साहब से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि तमाम लोग जो इसमें नामजद हैं, जिनका नाम आया है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए, कड़ा बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए। आपसे मुबशिर लुकमान साहब, सईद काजी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी सवाल करना चाहेंगे। ये बताइए कि जमात इस्लामी क्या इरादा रखती है, इसको कहां तक लेकर जाएगी? जी सिराजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सिराजुल हक वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुबशिर साहब, आपको बहुत सिराजुल हक साहब, आपको और आपकी जमात के कारकुनों को बहुत मुबारक हो। आप लोग आज पीटीआई के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, आप एक बड़ा अहम और तारीख साज केस जीत चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को झूठे तरीके से जो है एहसन इकबाल और दीगर वज़रा जो है इंटरनेशनल मीडिया को दे रहे हैं, जिससे बाहर पाकिस्तान की बेइंतहा तस्दीक हो रही है। क्यों नहीं इन लोगों के नाम ईसीएल पे डाले जाएं, लूटी हुई रकम वापस लाई जाए, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं इनको पाबंदी सलासल किया जाए। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये झूठे हैं, काजिब हैं, मक्कार हैं। अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। जी सिराजुल हक साहब, असल में पहली बार मैंने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के एक मुतफ़िक़ा फैसले को जिस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और कुछ वज़रा बैठकर उनको तनकीद और हदफ बना रहे हैं, मुझे इस पे हैरानगी है। और कहते हैं ना कि ये सीपैक के खिलाफ साजिश है। तो मैं तो 11 महीनों से इन अदालतों में जाता हूँ, मैंने तो अदालतों में कोई इंडियन जज नहीं देखा है, तो सारे पाकिस्तानी है। तो सीपैक का मुखालिफ तो इंडिया हो सकता है, और इंडिया के साथ तो मौजूदा हुकूमत के दोस्ती यारी है, आना जाना है, और अमों का और सारियों का लेना और देना है। तो मैं समझता हूं कि एक खालिस टेक्निकल और कानूनी फैसले को इन्होंने एक सियासी रंग देने की कोशिश की, जो किसी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। और ये तो एक आईना है, तो इसको तोड़ने की बजाय क्यों ना हम अपने चेहरों को साफ बना दे, ताकि हमें दाग ही नजर ना लगे और ना नजर आए। ठीक है सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिराजुल हक साहब हमारे साथ हैं। मुबशिर लुकमान साहब, आपकी बात का उन्होंने जवाब दे दिया। एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फाइंडिंग नहीं दी। लासानी दूध स्याह प्लस मिलेठी, सिर्फ दूध से नहीं बल्कि लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। धूल मिट्टी और चना
वेलकम बैक 24 न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन में सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन से मुबशिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ताहिरुल कादरी साहब भी मौजूद हैं, सरबराह हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। ताहिरुल कादरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, ट्रांसमिशन में आप हमें वक्त दे रहे हैं। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पहले मुबशिर लुकमान साहब, जब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का कसूर क्या था कि उन्होंने अंधेरे खत्म कर दिए, कौमी खजाना भर दिया, मियां नवाज शरीफ का कसूर क्या था, जब ये कह रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपने इदारों पर हमला मेरा प्लीज टाइम ना वेस्ट करें, इस तरह के सवाल करके मेरा मूड ना खराब करें, मेरा मीटर ना करें मुझे अपना। एक आदमी चोर है, एक आदमी झूठा है, एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो झूठा है, काजिब है, मक्कार है। प्लीज मुझे उसके हामियों की झूठी तवीलें जो है ना वो दे के सवाल में मत करें। मैं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी से सीधा सीधा सवाल ये करूंगा कि वो कब जोर लगाएंगे कि मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ मिले और जीआईटी वो भी अब खुले, आवाम को अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो शोहदा जल्दी से ज्वाइन करने वाले हम सबसे इंसाफ मांग रहे हैं। मुबशिर साहब कुछ दिनों में हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनसे ये सवाल हम करेंगे। लेकिन जी अपना मैं चाहूंगा अपना मैंने एक बात फिर मैंने ऑन रिकॉर्ड करनी है। ताहिरुल कादरी साहब हमारे साथ हैं, मुबशिर साहब अपना सवाल दोहराइए। कि ये क्रेडिट जो है चैनल 24 का है और खास तौर पे चौधरी साहब का है, चौधरी गुलाम हुसैन का, जिन्होंने डेट और अपना ये 50 ये प्रिडिक्ट किया था। ये ठीक है मुबशिर साहब, ताहिरुल कादरी साहब अब हमारे साथ हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। ताहिरुल कादरी साहब, गुलाम हुसैन हियर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह ताला ने सुन ली, करोड़ों पाकिस्तानियों की सुन ली। हमारी ख्वाहिश है कि मॉडल टाउन की जीआईटी फौरी तौर पे खुले, आप लोग जोर डालें। जो शोहदाए मॉडल टाउन है उनका खून हमसे चीख चीख कर डिमांड कर रहा है कि उनको इंसाफ मिले, क्या कहेंगे आप इस पे? जी यहाँ एक तो मैं इंशाल्लाह जल्द इजिप्ट से ही, मैं अभी तक मिस्र में था और मिस्र से ही जल्द मैं वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ और हम 2-4 दिन जब इनकी मसरूफियात इस मैटर की इस्लामाबाद में रहेंगी मुमकिन है ये हफ्ता, तो हम चाहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की जीआईटी बनाई और जीआईटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उसे आज़ाद माहौल में बगैर किसी दबाव के काम करने का मौका मिला, तो उसमें इनके सारे काले करतूत, इनकी चोरी चकारी और डाका जनी के सारे हालात बेनकाब करके रख दिए। अगर यही जीआईटी मॉडल टाउन के केस पर बन जाए और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, तो मैं वसूख से कहता हूँ कि जो मॉडल टाउन में कत्लेआम किया है इन्होंने, और वो शहबाज शरीफ साहब उसके मनसूबा साज हैं और नवाज शरीफ साहब उनके साथ पूरी हम ख्याल और हम मनसूबाबंदी में शामिल थे मुकम्मल तौर पे, तो इनके कत्लेआम की सारी मनसूबाबंदी भी बेनकाब हो जाएगी। वो डाका जनी थी जो पकड़ी गई है और ये इंसानियत का कत्ल है जिसके पकड़े जाने के हम मुंतज़िर हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसका भरपूर मुतालबा करते हैं, जोर डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो रास्ता खुला है आर्टिकल 62 को अप्लाई करके वो इंसाफ उन शहीदों के खून के इंसाफ में भी बदलेगा। ताहिरुल कादरी साहब, हिकमत अमली क्या होगी आपकी जमात की? सड़क, अदालत, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब एक बात तो तय है ना आज के दिन इस अहद साथ फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और जीआईटी के मेंबरान को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। ये चंद लोग जो हैं, 11 अफराद जो हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल सुनहरे हरूफ में लिखने वाले मौरख बनेंगे और तारीख लिखेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को सही सिमत पे डाला। आप एग्री करेंगे कि नहीं? मैं 100% एग्री करता हूँ। सबसे पहली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जीआईटी के तमाम अरकान। सच बात है, जिन्होंने मेरी असेसमेंट के बिल्कुल बरक्स, जो बात मेरी समझ में ही नहीं आ सकती थी, इतना जुर्रतमंदाना और ईमानदाराना फैसला किया, एक तारीख रकम कर दी। वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और बिल्कुल मुस्तकबिल में इंसाफ के खोलने के जो दरवाजे भी आगे खुलेंगे वो उसके बानी तस्वुर होंगे। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उन्होंने वो किरदार अदा किया है जिस किरदार की उनसे तवक्को आइन भी रखता था, कानून भी रखता था और पूरा मुल्क और कौम रखती थी। उन्होंने अदलिया के एक आला मनसब से फायद होते हुए ये फैसला करके उसकी पासदारी का हक अदा कर दिया। ये लाखों बार दोनों इदारे इस फैसले पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है।
अब इसी तरह मैं तवक्को करता हूँ और दरखास्त। डॉक्टर तहल कादरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं लंदन में हूँ, आपसे एक सवाल है। मुझे यहाँ पे अभी अनकन्फर्म्ड खबर आई है कि फवाद हसन फवाद बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या ऐसी खबर कोई है वहां पे? नहीं, अगर अब इन पर बेहोशी ना तारी हो तो और क्या हो। आपने उनका सारा कुछ उजाड़ दिया है। जो अरबों डॉलर वो कमा रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे वो उनके बॉस, उसके पहले उनके ऊपर आपने जुल्म किया है। आप जजों से, जर्नैलों से और दूसरों से मिलकर साजिश करके उनकी गवर्नमेंट को ठोडे मार के निकलवाया। अब उनका मजाक उड़ाते हैं और आप खुद लंदन में बैठे हुए ठंडी हवाओं में, और वो यहाँ हब्स के मौसम में बेचारे ये अदालती ठुड्डे खा के दाद है। आपको मेरा हैरान हूं मैं क्या आप पर चौधरी साहब वो ठीक ठाक है। कल ही खबर आई है कि एक मामूली सी रकम उनके हवाले से सामने आई है, 12 अरब का। क्या बात है चौधरी साहब, गरीब का बच्चा होता डियाला जेल में होता और पिछले 1.5 साल से होता तफ्तीश के दौरान। ये अमीर के लिए और गरीब के लिए अलग अलग कानून क्यों है? और मुझे आप बताएं, आपने साजिश क्यों किया नवाज शरीफ को हटवाने के लिए? इसका जवाब क्यों नहीं देते? इधर कभी चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। कभी चौधरी गुलाम सर बड़ा अच्छा है और मुबशर लुकमान तो है ही अच्छा, और सईद काजी तो सबसे बड़ा एंकर। ये बातें छोड़ें और 24 से बड़ा कुछ चल। आप असल जवाब दें कि नून लीग जो मुल्क को आगे लेके जा रही थी, तरक्की कर रही थी, लूट मार पर काबू डाल रही थी, देले की उन्होंने करप्शन नहीं की, आप किस खुशी में उनको हटवाया है? और आप पाकिस्तान को छोड़े, लंदन में लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। मुझे सुबह से डोनट्स पे डोनट्स आ रहे हैं यहाँ पे कॉफी के साथ। क्या बातें कर रहे हैं? लोगों ने सुख का सांस लिया है। और ये किस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? जरा जवाब दे मुझे। एक आदमी सऊदी अरेबिया में उसका कारोबार, कतर से उसका कारोबार, टर्की से उसका कारोबार, चाइना से उसका कारोबार, ब्रिटेन में उसकी इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया से उसका कारोबार, बैनुल अक़वामी साजिश उसने करनी है कि उसके खिलाफ होनी है? ये सईद काजी साहब से पूछे। इधर जो हाहाकार मची हुई है, जितने बड़े बड़े कानूनदान हैं, जितने जितने बड़े ओहदेदार हैं और जितने बड़े बड़े न्यूज एंकर, वो कहते जी असल में वो तो एक फिल्म दी चार्ज पर उनको निकाला गया है। और भाई वो लूट मार जो डाका मारा है, अरबों डॉलर यहां से ले गए हो, वो तुम्हारे बाप ने लूटा है। अगर नवाज शरीफ ने और उसके साथियों ने नहीं लूटा तो इसका जवाब नहीं देते। ठीक है सईद काजी साहब। जी जी, ये जो चौधरी साहब सवाल उठा, सईद काजी साहब आपके पास भी अकामा है कोई? नहीं मेरे पास तो वो नहीं। 76 और निकल आए थे, तानू मुबारक है। नहीं, वो 76 लोग और निकल आए हैं अकामे वाले। मगर मैंने ये बताया था, अर्ज की थी, एक तो यार बड़ी कुछ और भी बातें करने। सुना ख्वाजा आसिफ साहब भी वतन अजीज में नहीं है, और ये इसके बारे में क्या खबर है चौधरी साहब? वो आजकल बाहर गए हुए हैं, अपने अकामे के सिलसिले में गए हैं। पहले भी एक दफ़ा वो जब कुछ क्राइसिस आया था तो चले गए थे, और बाद में वापस आके उन्होंने बताया था कि कुछ अकामे की सिलसिले में ही वो बाहर गए थे और उससे मजीद पुख्ता करके वापस ले आए हैं। तो आपके पास कोई खबर? कहाँ है वो वज़ीर आज़म ने उनको, साबिक ने कहा है कि भाई आप वापस आ जाए। अच्छा वापस। अच्छा ये बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म जो इंटरम बनने वाले हैं, उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम आ रहा है। अगले दिन एक बड़ी नाहंजार किस्म की रिपोर्ट जो है वो नैब ने भेजी है अपने हेड क्वार्टर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 200 अरब की मामूली सी रकम की दाएं बाएं हुई है LNG के ठेके में, और इसमें कुछ नाम भी उन्होंने दिए हैं कि इन्हें डाला जाए उस पर ECL पे, और उसमें उन्होंने एलेज किया है कि इसमें इनकी छत्र छाया में ये वारदात हुई है कि बाहर की कंपनी को ठेका दिया, और जो है सुई नार। सईद काजी साहब माजरत के साथ आप और चौधरी गुलाम हुसैन मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें, पाकिस्तानियों को समझ आ जाए। मैं जरा सड़क छाप आदमी हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। इन्होंने अपना कतर की रॉयल फैमिली से, जासिम की कंपनी से इन्होंने किया LNG का अरबों डॉलर का ठेका कर लिया, और खुद अदालत में आके बयान दिया है कि वो हमारा कारोबारी पार्टनर है। तो एक्चुअली वजीर आजम ने या माजूल वजीर आजम ने या मुजरिम वजीर आजम ने अपनी ही कंपनी से अपनी ही हुकूमत का ठेका बगैर बिडिंग के साइन कर दिया। क्या ये करप्शन नहीं है? नहीं, ये तो है ना। ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो आपकी तजारती पॉलिसी भी और फॉरेन पॉलिसी भी इनकी जाती तजारती पॉलिसी बनी हुई है। यहाँ पे लाहौर में एक ठेका जो सफाई का है वो उर्दवान की जो है वो बेटी के पास है, मुझे कोई बता रहा था, अलबराक वाला। तो ये सिलसिला पॉलिसियों को छोड़ दें, किरदार की पॉलिसी की बात करें। जब किरदार कमजोर हो जाए, किरदार मखदूश हो जाए,
फिर हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े जीरक लोग आके जीरक मैंने नहीं कहा कि ये है भाई, बड़े बड़े सुप्रीम नामों कोर्ट वाले। आला तरीन अदालत है, उसने कह दिया तुम चोर हो, तुम झूठे हो, खत्म कहानी चौधरी साहब। नहीं, लेकिन हमारी शुगल सोसाइटी बहुत परेशान है इस पे। मैं देख रहा था आज शाम को 2-3 प्रोग्राम्स में आके, ये आमतौर पे ये यूएसएड की फंडिंग वाले बाहर से जो माल आता है ना माशाल्लाह, यहाँ पे फलाह बहबूद के लिए, ये लोग बहुत परेशान है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे तो कख पल्ले नहीं रह गया। वाह 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 वाह, मेरे मुंह से मेरा मुंह ना खुलवाना। ये वही सिविल सोसाइटी है जो अपना थर में बच्चों के मरने पे नहीं जाती। ये वही सिविल सोसाइटी है कि जो पानी के से जब लोग हर 1 मिनट के बाद एक मर रहा होता है तो नहीं जाती। ये वही सिविल सोसाइटी है ना कि जब 18 घंटे लोड शेडिंग होती है तो एक खंबे की जगह खड़े हो जाते हैं और बिजली का करंट देते हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ये सिविल सोसाइटी सिर्फ इंडिया का एजेंडा उठाने के लिए पाकिस्तान में क्यों आजाद हो जाती है और खुल जाती है? पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए इसको क्यों मौत आई होती है? मुबशिर लुकमान साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि आपका वक्त जाया ना किया जाए, एक आदमी को अदालत ने झूठा, मक्कार, काजिब करार दे दिया, जब आप ये कह रहे हैं वक्त जाया ना किया जाए, स्टेट टेलीविजन इनके पास है, पीआईडी इनके पास है, सरकारी टेलीविजन इनके पास है, सरकारी टेलीविजन इनके पास है, और ये वहां बैठकर कह रहे हैं। मुस्तफा भाई, मुझे ये बताएं कि आज के फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? हम तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो जजेस ने कहा और जीआईटी के मेंबरान ने किया, वो जितना भी उनको खराज तहसीन दें वो कम है। हाँ मुबशिर भाई, आज की हद तक पहले स्टेप के हवाले से तो बिल्कुल खराज तहसीन है कि आज के, जबकि है तो बड़ी नॉर्मल सी बात, तो खराज तहसीन इसलिए है कि पाकिस्तान के माशरे में ऐसा चूंकि होता नहीं है कि इतनी आज़ादी से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इतनी पावरफुल शख्सियतों के ऊपर कोई जीआईटी बन जाए और जीआईटी के बाद जीआईटी अपनी तमाम चीज़ें ले भी आए और उसके बाद वो सबमिट भी हो जाए और फिर 2 महीने में सारे फैसले भी आ जाए। उस हवाले से बिल्कुल खराज तहसीन है जीआईटी को भी और अदलिया को भी और तमाम जिन लोगों ने भी सारा कुछ किया है, और ये उनको क्रेडिट जाता है। बट क्या इस पे बस हमारी फतह हो गई है? मतलब इस कौम की, इस मुल्क की फतह हो गई है, कल सुबह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, जिन घरों में पानी नहीं आ रहा वो पानी आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, करप्शन कल से सुबह से कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई ऑफिसर रिश्वत नहीं लेगा, अगला वजीर आजम आएगा तो कोई मसला नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हम थोड़े से जज्बाती किस्म की कौम हैं और हम लोग थोड़ी थोड़ी सी खुशियों पे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पे अपने आने वाले कल को भूल कर बिल्कुल जो है वो ओवर जुबलेंट हो जाते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मैं थोड़ी, हमने आज बात भी की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं इस पे आपके सवाल पे जवाब ये दे रहा हूँ कि यहाँ पर आई थिंक पहली सीढ़ी जरूर है मंजिल की तरफ, अच्छाई की तरफ, लेकिन ये मंजिल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि इन्हीं आला अदलिया को, आप लोगों को, इस मीडिया को, इन पॉलिटिशियंस को अब एक दफा और मुल्क के इदारों को अब ऐसे निजाम को तरतीब रीबूट करने की जरूरत है, आपके सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। इस सिस्टम में, इस निजाम में कोई भी वजीर आजम आएगा, कोई भी फरिश्ता भी ले आएंगे तो वो करप्शन होगी, हर हाल में करप्शन होगी। मुबशिर भाई, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, सिंध में रोजाना एक पनामा होता है, एक पनामा हो रहा है, हजारों अरब रुपए चले गए हैं, बट रहे हैं, लूट रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो रही है, इदारों में रिफॉर्म्स नहीं हो रही हैं। तो अब एक सिस्टम चूंकि इब्तदा हो गई है, अभी ही जरूरत है आगे का नया एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जहां पर मैं अगर करप्शन करना भी चाहूं तो मुझे सिस्टम करप्शन ना करने दे, इस चीज पे ना छोड़ दें कि कोई इंसान अच्छा आए तो वो अच्छा हो, अच्छे काम करे, और कोई बुराई करना चाहे तो आराम से बुराई करके चला जाए। देखिए, आज आप जिस चीज पे हम खुशियां मना रहे हैं, ये अदालतों ने खुद से क्यों नहीं कर लिया था ये काम, ये इदारों ने खुद से क्यों नहीं कर लिया था ये काम? ये 20-20 साल की चीजें जो है वो आज जमा होकर जो है वो 1.5 साल तक ये सारा कुछ चलता रहा, मुल्क का सारा निजाम ठप होकर रह गया। बहुत बड़ी, मैं आपको खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या हम इस वाली बात पे आज सो जाएं और सुबह उठे तो सब अच्छा हो जाएगा? मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके सामईन और सुनने वालों से कि ये दिस इज द मोमेंट कि जहां पर इस मोमेंट को आप जाने हाथ से ना दें
और इसी वक्त एक ऐसे फैसले करें, ऐसे इदारे बनाएं, ऐसे रिफॉर्म करें। और जुडिशरी भाई मान रहे हैं ना, सारी कौम है जुडिशरी की सारी बात, यही जुडिशरी सिर्फ अभी अपने फैसले लिखकर जाकर जो है वो जश्न ना मनाए या जाकर जो है उसको कामयाबी ना समझे। वो उसको पता है कि जब चीजें होती हैं तो फिर यही जुडिशरी अपना रोल प्ले करे कि आगे चीजों को आगे ऐसी चीजें बनाए, ऐसी चीजें बनाने के ऑर्डर करे कि जिससे एक सिस्टम ऐसा इवॉल्व हो जहां पर करप्शन कोई करना चाहे भी तो नहीं हो सके और इख्तियारात और वसाइल नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाए। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन और काजी सईद साहब, ये दोनों मेरे कोलीग्स, ये भी आपसे सवाल करेंगे। जी अपना मुस्तफा कमाल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान में सबसे कोई मजलूम, गंदा, खराब, सहूलतों के बगैर, नौकरियों के बगैर, इंसाफ के बगैर, लावारिस, लाचार, यतीम इलाका है तो वो कराची है। और आप वहाँ एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं, उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। ये जो गद्दारे वतन चले गए हैं, आप उनकी डफली बजा बजा के आप कितनी देर लोगों को, वहाँ के लोगों को, भूखे नंगों को जो है वो तसल्लियाँ देते रहेंगे? मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए, कराची जो है वो इस तमाम सिस्टम से अलग नहीं है। कराची में आपको पता है कि 30 सालों से लोग वोट देते रहे एक पार्टी को, 9 दफा उन्होंने वोट दे दिए, 9 दफा MP MNA गवर्नर 14 सालों के लिए बना दिया उनका आदमी, वफाकी वजीर बना दिए, सारी हुकूमतों में शामिल करवा दिया, यहाँ पर खालें दे दी, 30 सालों से उसके पैसे दे दिए, अरबों रुपए, फितरा ज़कात दे दिया, 25 से 30 हजार नौजवानों ने अपनी जानें दे दी। लेकिन आज कराची का वो अशर जो आप ये बता रहे हैं, तो कराची भी इस वायरस से बचा हुआ नहीं है। लोगों ने अपने, हाँ, चंद दर्जन लोग जरूर बन गए हैं, जो 2 पट्टियों की चप्पल में लोग आए थे वो बिलियनर बन गए हैं, और वही लोग हैं जो सिस्टम को किसी ना किसी नाम से रोक कर रखना चाहते हैं। तो कराची अगर ये सारी चीजें ठीक हो रही होती तो हम ये काम नहीं करते जो हमने काम किया है। और कराची में तरह तरह के नामों से लोगों को लड़ाया गया है, कभी कभी एथनिसिटी के नाम पर, कभी जो है वो मसलक के नाम पर। लेकिन हमने डेफिनेटली इसी बदबूदार सिस्टम से निकलकर नौजवानों ने बगावत की है और अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कुर्बान करके आज के दौर में जहाद किया है हमने, और उसका फल हमें मिल रहा है। और अभी हमें तो 1 साल एक साल चंद माह हुए हैं आए हुए, और हमने सारा पासा पलट दिया है हमने। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो हमारी आज कुव्वत है, कराची और सिंध के हवाले से मैं आपको बताऊं, सिंध के बेशतर इलाकों से आपको हम प्लेजेंट सरप्राइज देंगे, और ये चीजें नहीं होंगी। और जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये बात हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यही हमारे मंशूर का हिस्सा है। मैं भी अभी जो है वो नवाज शरीफ साहब को बुरा बोलना, नवाज शरीफ साहब चले गए भाई, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए, जजेस ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, अच्छी बात हो गई। अब आगे की बात करें ना, आगे क्या होना है? क्या आप इस बात की, ये आज का फैसला इस बात की गारंटी देता है कि कल से या आइंदा आने वाले दिनों से या हफ्तों से या महीनों से पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो जाएंगी? अब कोई करप्शन नहीं होगी, अब कोई बैड गवर्नेंस नहीं होगी। मुस्तफा कमाल साहब, एक छोटा सा सवाल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे, कल कोई दूध और शहद की नहर नहीं बहेगी, मगर मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी पार्टी समेत सारी पार्टियों का मंशूर निकाल लो, जागीरदारी जो इस मुल्क में है ही नहीं, सारे उसकी बात करते हैं। ये 2 नंबर सरमायादारी और ये जो राइट्स हैं लोगों के, किसी ने नहीं कहा कि तालीम देनी है बच्चों को, ये हमारे आइन में लिखा है, मकान देने हैं, ना हमारी हाउसिंग की कोई पॉलिसी है। इस पे PTI से लेके लेफ्ट से राइट तक सबका एक एजेंडा है कि IMF के और वर्ल्ड बैंक के एजेंडों के नीचे बैठ के हम आएंगे इनसे एलिजिबल बन के। कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं रही कि जो कंक्रीट टर्म्स में मंशूर लेके आए, जैसे पीपल्स पार्टी लेके आई थी। मुस्तफा साहब, हमारी पार्टी को तो आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। बड़ी मौतबाना आपसे मुझे ये मुस्तफा कमाल साहब, मुझे परमिट कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, आप साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 24 न्यूज़।
लेजर लाइट ट्रीटमेंट जैसा निखार। फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत उज़्मा के फैसले के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिए गए। वजीर आजम सुबुकदोश काबीना तहलील। वजीर आजम नवाज शरीफ की फैमिली कैप्टन अब्दुल रज़ाक डार के खिलाफ अदालत उज़्मा ने रेफरेंस का हुक्म दे दिया है। फैसले पर अमल दरामद के लिए जज नामजद करने की सिफारिश की गई है। अगला वजीर आजम कौन होगा? मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम तजवीज कर दिया है। पानामा फैसले ने शरीफ फैमिली को बांध कर रख दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस वक्त वजीर आजम हाउस खाली कर दिया है। हुदैबिया केस खुल गया तो शहबाज शरीफ भी फंस सकते हैं। इमरान खान का इतवार को परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तशक्कुर मनाएगी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि जजेस ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का फैसला दिया है। फैसला पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। फैसले के बाद अवामी रद्द अमल में बाज जगहों पर एहतजाज भी देखने में आया। टायर नजर आतिश किए गए। कारकुन और वुज़रा आबदीदा हुए। पीटीआई और ओपोजिशन जमातों ने जश्न मनाया, भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की और उनके कारकुन शहर शहर रक्स करते रहे। 24 न्यूज़।
वेलकम बैक। 24 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन सईद काजी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मुबशिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं। मुबशिर लुकमान साहब, आप मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर रहे थे। जी, मुस्तफा भाई का जवाब नहीं कंप्लीट हुआ जी, था। वो जवाब तो बात कर रहे थे मेरे एक सवाल। जी मुस्तफा भाई, लेट हिम आंसर दैट। मुझे वो काइंडली वो सब आप वो आपका सवाल मैं दोबारा अर्ज किए देता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी आप अब देख रहे हैं ना, हम 89-90 के बाद जितनी पार्टियां हैं सारी राइट विंग पार्टियां हैं, जिसमें पीपल्स राइट्स के हवाले से कोई बात अब डिस्कोर्स में ही नहीं आती। मिसाल के तौर पे कि जो लाजमी तौर पे तालीम देना वो है, उससे भाग गए। प्राइवेटाइजेशन पे सबका एक एजेंडा है, तालीम प्राइवेटाइज कर दो, स्कूल प्राइवेटाइज कर दो, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर दो, और जो रियासत का फलाई एजेंडा था वो एनजीओज को दे दो, वो एनजीओ फला करेगी। पर इसके ये सारे इस पे सहमत हैं। इमरान खान साहब भी खैराती अस्पताल बना रहे हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, उसको इलाज देने की कोई बात नहीं करता। जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। काजी साहब, मुझे बुरा लगता है, एम्बेरस फील करता हूं कि मैं कह के बात करूं, मैं कहूं कि जी हम ही कुछ अपनी आपको अपनी तारीफ बताना या अपनी पार्टी की तारीफ बताना। लेकिन आपका जो सवाल है, मेरे पहले दिन से लेकर आज हम तक भी जो मैंने गुफ्तगू की, अगर आप उसमें से सारी हर जगह हर बातों को निकालें तो मैं पहले से ये बोलता चला आ रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इख्तियारात और वसाइल का एक जगह इर्तिकाज है। एक वजीर और इख्तियारात और वसाइल का एक जगह जमा हो जाना है। एक वजीर आजम 4 वज़राए आला पाकिस्तान के आम पाकिस्तान की वेल्थ पर बैठे हुए हैं और उनकी ईमा पर है एक वजीर आजम और 4 वज़राए आला। वो नीचे उस तमाम इख्तियारात और वसाइल को ट्रिकल डाउन नहीं करते। पाक सरजमीन पार्टी अपने वजूद से आने से लेकर आज तक इस बात को कहती चली आ रही है कि भाई आप जब एनएफसी अवार्ड लेते हैं तो आप सूबे जो है वो सूबों के वजीर आला के अपने घर के पैसे नहीं है। आप जिस तरह से वफाक से पैसे लेते हैं एक फॉर्मूले के तहत, आपको वही पैसे नीचे डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं पीएफसी अवार्ड देना है, अपनी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना है। आप नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे लेते हैं, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए। आपको ये अगर ये काम करेंगे तो ये पनामा लीक नहीं होती। अगर इख्तियारात और वसाइल नीचे जाते तो ये पनामा, आपको यूनियन काउंसिल लेवल तक तमाम इख्तियारात और वसाइल को लेकर जाना है। कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला अगर ये समझता है कि वो हेल्थ रिफॉर्म करेगा, वो एजुकेशन रिफॉर्म करेगा, वो जुडिशरी, ये जब तक आप इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं लेकर जाएंगे, एक पॉलिसीज के तहत एक सर्टेन पैसे नीचे ग्रास रूट लेवल पर नहीं देंगे और यूनियन काउंसिल्स को आप जब एम्पावर नहीं करेंगे, लोग अकाउंटेबिलिटी वहां करें अपने नुमाइंदे। जब अगर वो नहीं कोई डिलीवर करता तो एक यूनियन काउंसिल के आदमी को बदलना आसान है। आज एक यूसी को ये इख्तियारात और वसाइल दें कि वो अपने इलाके के स्कूल का जिम्मेदार हो, अपने इलाके की डिस्पेंसरी का जिम्मेदार हो, अपने इलाके की पार्क का जिम्मेदार हो, लाइट का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, पानी का, इन तमाम चीजों को जब तक आप नीचे लेकर नहीं जाएंगे, आप 10 वजीर आजम बदल लें, आपका सिस्टम इतना रोटन हो गया है कि आपको ये मसाइल मिलते चले जाएंगे। आज पनामा लीक है, कल को कोई और लीक होगी। पाकिस्तान के लोगों की तकदीर नहीं बदलनी इस तरह से। मुबशिर लुकमान साहब, मुस्तफा कमाल साहब, सईद काजी और तारिक साहब की उस इजाज़त से मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ। ये जो आज सी लेवल तारीखी बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनकी तमाम जजों को जितना भी सलाम पेश किया जाए कम है, और JIT की बहादुरी और जुर्रत और ख़तरात के बावजूद जो उन्होंने किया है उसको भी ना सराहा जाए, गलत हो। लेकिन मेरा डायरेक्ट सवाल मुबशिर लुकमान साहब आपसे है, ये फरमाएं कि आया सिर्फ नवाज शरीफ का चेहरा बदल के उनके अंदर ही अदल बदल ABCD, कलसूम नवाज हों, शहबाज शरीफ हों, अयाज सादक हों, ख्वाजा आसिफ हों जो अकामा फेम है, एहसन इकबाल अकामा, आज 76 अकामों की लिस्ट हमारे पास आ गई है। तो क्या मकसद है, कोई चेंज आनी है या ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज होनी है? नहीं सर, बात यह है कि मैं तो बिलीव करता हूं कि एक चेंज से कोई फ़ायदा नहीं है। चेंज आएगी तो अक्रॉस द बोर्ड आएगी। वो आप सियासतदानों को एक लम्हे के लिए छोड़ दें, वो तो मीडिया में भी एहतसाब होना चाहिए कि कौन कितने पैसे खाता रहा हुकूमत से
कौन कितना उनसे रिश्वतें लेता रहा और कौन कितना एडवर्टाइजिंग की मद में लेता रहा। पहले तो मीडिया का एहतसाब होना चाहिए और शोबों का, ब्यूरोक्रेसी का, सबका अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एक बात से मैं आपको बताऊं, आज के फैसले ने बड़ी साबित की है। और मुस्तफा कमाल साहब, आपको दिल बड़ा कर आज एक बात माननी पड़ेगी कि जो हमेशा पंजाब एक ताना सुनता था कि पंजाबी वज़ीर आज़म, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, यूसुफ रज़ा गिलानी और अब मियां नवाज शरीफ इसी यानी कोर्ट्स में यानी बकौल इनके खासतौर मियां नवाज शरीफ के कि एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम है, वो सारे जो है पंजाब ने ये तो धो दिया कम से कम फेडरेशन के लिए कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इस फैसले ने आज ये भी तो साबित किया ना मुस्तफा भाई। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब से मुबशिर साहब गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आप ये बताएं, जो सिस्टम में चेंज की, रिफॉर्म्स की मुस्तफा कमाल साहब बात कर रहे थे, ये चेंज भी तो विद इन द सिस्टम चेंज आएगा। काजी साहब, ये फेडरेशन की अलामत नहीं है आज का फैसला, तो और क्या है बताएं मुझे जरा। जी हाँ, ये अब जाहिर है बड़े अरसे बाद क्या शायद पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये हम, वरना इनको तो मैं जैसे कह रहा हूँ वॉक ओवर ही मिलता रहा है हमेशा, और जो नीचे से लेके ऊपर तक। मुझे ये बताएं, अभी ये सारे लोग बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने 2013 का इलेक्शन लड़ा तो 5-6 बिलियन का इन पे कर्जा था, जो बाद में इन्होंने इलेक्शन के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने खैर से पैसे वापस कर दिए हैं, और इस तरह की बातें हो रही थी। तो मतलब ये इस तरीके से जाती तो होती रही है, और उसमें पहली दफ़ा ये हुआ है कि सुप्रीम, अच्छा अब ये हो गया है, तो उसके बाद मैं जो रिस्पांस लोगों का देख रहा हूँ, चले एक लीगल एक्सपर्ट कोई बात करे, कोई जज बात करे, कोई वकील बात करे, हम बड़ा केयरफुली बात करते हैं। हमें जाती तौर पर अगर कोई वर्डिक्ट पसंद ना भी आई हो तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और अपनी लिमिटेशंस भी हम देखते हैं। मगर जो बातें हो रही हैं, ये बैठे हुए हैं टीवी पर आ जाते हैं, मतलब मैं तो आज आई वाज रियली वेरी अपसेट ये देख के कि यार किस किस्म की क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, गुफ्तगू क्या हो रही है, और फिर इतनी वन साइडेड कि इट वाज वेरी, मैं क्या कहें। मैं आपकी कथा कलामी इजाज़त से मुबश्शिर लुकमान साहब, आज आपने देखा है कि दोपहर 12:00 पर फैसला आया है कि वज़ीर आज़म को हमने नाहल कर दिया है और वो यानी अपनी सीट से फौरी तौर पे अनसीट करें और किस्सा ख़त्म वगैरह वगैरह। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि वो MNA नहीं रहे, जिसका मतलब है कि वो वज़ीर आज़म नहीं। इन्होंने फिर झूठ, फरेब, दगा, जालसाजी और एक और शोजा छोड़ दिया कि क्योंकि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए हैं इसलिए वज़रा और उनके महकमे ख़त्म हो गया। कोई खुदा का खौफ करो यार, आप पर बदतरीन लानत का यानी तगमा आपको मिल चुका, कालक मली गई, आपके पल्ले रहा कुछ नहीं। हाईएस्ट फोरम ने आपको चार्जेस लगा के यानी फारिग कर दिया है। अब आप कहते हो हमने इस्तीफा दे दिया था, पहले कहते तो हमने इस्तीफा देना ही नहीं है। ये कौन सा इस्तीफा है, किसको जालसाजी के जरिए? बात यह है चौधरी साहब, बात यह है कि ये झूठ मुसलसल बोल रहे हैं, उसकी एक और वजह है। ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ से दर्द है, उसकी वजह एक और है। उसकी वजह है कि अब ख्वाजा साद रफीक हो या फवाद हसन फवाद हो या दीगर अहबाब हो जिन्होंने अरबों रुपया खाया और कमाया और लूट मार की, वो नहीं चाहते कि उन तक कोई उंगली उठे या उनको भी पकड़ ले। वो चाहते हैं कि भाई हमें ठंडा करने के लिए हमसे मुकमका कर लो कि हमारे तक नहीं आओगे, सिर्फ नवाज शरीफ तक रहोगे। अगर इनको आज आप ये यकीन दिला दें कि तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहे, आप देखिएगा कैसे चुप होते हैं। ये क्या हो रहा है काजी साहब और तारिक साहब? जी तारिक साहब आप भी कमेंट करें ना, आप होस्ट, आप सारे हम होस्ट, आप सो गए बन चुके हैं। नहीं, आप लोग जब ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल का, इस वक्त फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, आज हामिद मीर साहब उनसे बात करते हुए कह रहे थे कि ऐसी ही एक सिचुएशन का सामना इमरान खान साहब को भी है। और किसने कहा है आपको इमरान खान को ऐसी कैसी सिचुएशन है यार? इमरान खान की सिचुएशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है भाई। आप 1971 से अगर आप मुझे 1 मिनट देते तो मैं आपको इमरान खान का केस जरा बता दूं। इमरान खान का केस किया हनीफ अब्बासी ने कि जो बनी गाला के पैसे हैं बताएं कि कहां से आए। बनी गाला के पैसे बता दिए कि ये 60 लाख रुपया पहले बयाना दिया था, फिर ये 3 करोड़ रुपए की पेमेंट ऐसे हुई थी। PMLN का केस खत्म हो गया। तो उसके बाद आया कि नहीं आप ये बताएं कि वो पैसे कहां से आए। जमायमा खान ने अपनी पूरी बैंकिंग अकाउंट की ट्रांजेक्शन भेज दी, वो खत्म हो गया।
तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये बताइए कि आपने पेमेंट की जमाइमा खान को अपना अपार्टमेंट बेच के, तो उस अपार्टमेंट को खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो कैरी पेकर सीरीज का जो पैसे फंड मिले थे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसकी वो दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता दें कि इससे अलावा आपने काउंटी में कितने पैसे कमाए। 1971 से लेके, और उन्होंने कैरियर शुरू किया था इमरान खान ने 1971 में, उससे लेके तो 83 तक का वो ट्रेल दे दिया। अब उसमें सिर्फ एक जो ट्रेल है मिसिंग, मसलन आपने पैसे मंगाने थे कि एक उस वक्त 50 लाख रुपए का इमरान खान का टोटल रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने देनी थी। अब वो 3.5 लाख पाउंड से ऊपर उस वक्त उनके पैसे जो है वो ट्रेल उसमें जमा है। कभी कोई पब्लिक खजाना उनके पास नहीं रहा, कोई उनके पास अथॉरिटी जो है वो नहीं रही जिसके ऊपर मिस यूज करे। तो वो तो नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कहना कि ये केस वैसा है तो वो तो बिल्कुल ही जाती वाली बात है। जी सही। फवाद चौधरी साहब, दो बातें हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मुबश्शिर लुकमान बोल रहा हूँ। पहले तो मैं आपको और आपकी तमाम पार्टी को इंतहाई मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग और इमरान खान डटे रहे, फोकस रहे और बिल आखिर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को इतनी बड़ी विक्ट्री मिली। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मंडे को नैब ने हुदैबिया का केस रेफरेंस के लिए रीओपन कर दिया तो फिर हो सकता है मियां शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। उस सूरत में बतौर अपोजिशन आप क्या देख रहे हैं, PMLN की क्या हिकमत अमली हो सकती है? अच्छा मुबश्शिर साहब, मैं खुद इस बात के ऊपर शाम से हैरान हूँ कि PMLN ने कसम उठाई हुई है कि अपने फैसले करने हैं और बगैर पढ़े फैसले करने हैं। मसलन आप देखें कि शाम से मैं सुन रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए। भाई हुदैबिया में वो मेन एक्यूज है। अब परसों जो रेफरेंस खुलना है उसका पहला काम शहबाज शरीफ साहब को क्या करना पड़ेगा? या उनको बेल करानी पड़ेगी या वो अरेस्ट होंगे। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालतों से अपनी जमानतें कराता फिरेगा या वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा? वो पहले MNA तो होगा ना, या पहले MNA होगा 45 दिन में। तो अब इश्यू ये है कि PMLN को यही नहीं पता कि उनके खिलाफ उस वक्त, अच्छा शाम से फिर लगे हुए हैं कि जी करप्शन में तो हम डिस्क्वालीफाई हुए नहीं, तो क्या आप टॉफियां बेचने में डिस्क्वालीफाई हुए हैं? जाहिर है आप करप्शन में जो है आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, आपके असासों का प्रॉब्लम है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी ये की है कि जो एवनफील्ड का उन्होंने खोला है रेफरेंस, उसमें उन्होंने अपने कमेंट्स नहीं दिए। अगर वो कमेंट्स दे देते, जजमेंट दे देते, फिर इसका मतलब ये था कि नवाज शरीफ साहब को सीधा वहां से 14 साल जो है वो सजा, नीचे वाली जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी हो तो नीचे वाली कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकती। तो दे हैव रिस्ट्रेन्ड देमसेल्व्स कि हम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ना दें। अब ये उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो कसम उठाई हुई है कि हमने फैसलों पे कमेंट करना है, फैसले करने हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है। अब वो भी उर्दू तर्जुमा करा के देते हैं, करते हैं कुछ इस पर। फवाद चौधरी साहब, जो आप लोग कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ घर नहीं जाएंगे, अडियाला जाएंगे, उसके लिए PTI कहां तक जाएगी? सॉरी देखिए, आप हम तो एंड तक तो चले गए हैं। अब इसके बाद आप ये जो 9 रेफरेंसेस खुल रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे, 6 महीनों में इसका फैसला होना है, 6 वीक्स में ये फाइल होने हैं। अब इसके बाद तो जो है वो जाहिर है कि अडियाला ही जाएंगे और इसके अलावा कहाँ जाएंगे? ना तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी समझ आई है, ना उनकी लीगल स्ट्रेटजी समझ आई है। उन्होंने बेवकूफाना तौर पे एक खुद को यकीन दिला लिया है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हो रही है। भाई कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ आपके बच्चों ने की है, फिर कि ICIJ, उसके बाद UAE की गवर्नमेंट, कतर की गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट अगर आपके खिलाफ है, फौज भी आपके खिलाफ है, जुडिशरी भी आपके खिलाफ है, तो लोगों को बेवकूफ तो ना समझे आप। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये तो फैक्ट है कि अल्लाह ताला की जात के बाद रुए जमीन पर अगर घरों में लड़ाई है। मैं कुछ कह रहा हूँ मुबश्शिर साहब जी कि अगर कोई लीडर या पार्टी जिसको क्रेडिट जाता है कि ये पनामा केस को मंसिंग अंजाम तक ले जाए तो वो तो इमरान खान और PTI है। लेकिन आज की जो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट है उसको आप 2-3 जुमलों में सलीस लफ्जों में क्या कहेंगे कि व्हाट इज दिस जजमेंट ऑल अबाउट? देखिए जजमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो जेट ब्लैक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, यानी FCIT कंपनी की, उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जो 9 केसेस उनके ऊपर हुदैबिया का केस है, जिस तरीके से अपार्टमेंट्स का केस है, इसके अलावा जो 9 रेफरेंसेज है, बियॉन्ड मीन्स असासे रखने का केस है, ये सारे केसेस उन्होंने नैब कोर्ट को भेज दिए हैं। सो 2 हिस्से उन्होंने कर दिए हैं, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, एक क्रिमिनलिटी का।
क्रिमिनलिटी में जो है वो तय करेगी क्रिमिनल कोर्ट यानी न्याय कोर्ट। डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिस्क्वालिफिकेशन की सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो ये दो हिस्से हैं बुनियादी तौर के ऊपर जजमेंट के, और मैं समझता हूँ कि बहुत डीप फॉरवर्ड है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए। कहाँ किसी थर्ड वर्ल्ड में या आप अरब मुल्कों में ये सोच भी सकते हैं कि वज़ीर आज़म का इस तरह इंतजाम हो सकता है। और आप देखें बिजनेस एज यूजुअल है पाकिस्तान में, एक तिनका नहीं टूटा पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रांजिशन हो रही है, और कोई बहरान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के जाने के ऊपर लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाई गई हैं। और आप लोग बांट रहे हैं, लोगों ने कौन सी बांटी है? तो हम ही लोग हैं ना जी, सबसे बड़ी पार्टी हम ही है, तो हम ही ने बांटनी है ना। तो अगर हमारे लोग चौधरी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक्चुअल असल क्रेडिट जो है वो जीआईटी के मेंबरान और आला अदलिया के जजेस साहिबान का है, जिन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो इंतहाई हिकमत और दानाई के साथ साथ बहादुरी के ऊपर बेस था। 100% ये जीआईटी ने जिस तरीके से काम किया है, और आप सब दोस्तों ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है, और आप देखिए वो तो स्कॉटलैंड यार्ड लेवल की रिपोर्ट है। इतनी कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन है पाकिस्तान में। हमें बतौर कौम जो है वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कि अगर वो करने पे आए तो कितनी कम्प्रिहेंसिव और कितनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाकिस्तान में हो सकती हैं। और अगर दबाव ना हो तो किस तरह से व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, इतना सोफिस्टिकेटेड क्राइम जो है, उसको भी वो अनवर्क कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये जो कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, ये सिर्फ यही कॉन्स्पिरेसी है कि इस बार ये बिके नहीं और ये मैनेज नहीं कर पाए। वरना आपको पता है इनका तो रवाज ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के जज को फोन करके बताते हैं कि नहीं यार ये 7 साल तो देखने हमारे साथ बड़ी कम है, 5 साल तो बड़ी कम है, 7 साल तो सजा होनी चाहिए ना। तो ये जहाँ पे काम नहीं हुआ वहाँ पे फंसते हैं। और ये जो वकील साहबान थे इन्होंने कहा कि वो हेलीकॉप्टर वाले केस में कतरीन से बच गए थे, तो वही रिपीट कर लेते हैं दोबारा। इनसे वही इनकी रिपीटिशन की है। असल में अभी तक 1985-86 में जिंदा है, पाकिस्तान 2017 में है। तो इनका जो एरोगेंस है वो ले डूबी है। अदरवाइज जो है इसका कोई डिफेंस नहीं उन्होंने बनाया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ मैनेजमेंट पे लगे रहे। ठीक, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबशिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ सईद काजी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मुबशिर लुकमान साहब लंदन से मौजूद हैं। मुबशिर लुकमान साहब, ट्रांसमिशन के आगाज में आपने बताया था कि आपको ये बताया गया, एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं रिजाइन दिया गया है। अभी चौधरी साहब ये जानना चाह रहे थे कि ये रिजाइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं इस बात के जरिए? मुझे तो पता नहीं है, चौधरी साहब मुझे 2 और सवालों का जवाब दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। कि एक तो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फैसला जैसे ही आता है, और चाहे वो हक में हो चाहे खिलाफ हो, वो सियासत से, असेंबली से, हर तरह से रिजाइन कर देंगे और आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया कौमी असेंबली से? और काजी साहब ये जवाब दे दें कि अगर सारी काबीना मुअत्तल हो गई है तो अभी तक वफाकी गाड़ियां और प्रोटोकॉल्स लेकर क्यों फिर रहे हैं? मुअत्तल नहीं होगी, खत्म हो गई है। नहीं, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे ओवर स्टेपिंग की बड़ी पुरानी रवायत है, और लोग जो हैं वो जो कानून की कहाँ पे क्या किधर था कानून? ये पहली दफ़ा जो है कोई हुआ फैसला तो उस पर इतने तड़प रहे हैं लोग, और बड़े बड़े माशाल्लाह जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ वैसे देख के, ये जो एक वेस्टर्न लिबरल्स की जो मैंने एक डी जनरेशन देखी है, इंटेलेक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आई आज तक के भाई पता नहीं क्या कोई हम पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं, 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में रह रहे हैं, जहाँ पे हम इतने अंधे हैं कि ना हमें समाज की बर्बादी नजर आती है, ना हमें करप्शन का ये तूमार और ब्लैक मनी का ये जो माउंट एवरेस्ट है जिस पर बैठ के ये सारी वारदात और खेल हो, जिसकी वजह से चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल था ये फैसला करना, और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक अपहिल टास्क होगा, मगर ये किसी को नजर नहीं आता। ये ब्लैक मनी जहाँ बिल्कुल चौधरी निसार साहब का इस्तीफा कहाँ गया? चौधरी साहब वो इस्तीफा कहाँ से देना है, अब असेंबली से दें। वो उन्होंने कहा था ना, मुबशिर साहब ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था जनाब के असेंबली पे देना था, सियासत से भी देना था, सीट से इस्तीफा देंगे, काबीना तो तहरील हो गई, सीट से इस्तीफा देंगे। नहीं वो अपनी अपनी एमएनए-शिप से ना, अपनी पार्लियामेंट की सीट दे उससे, उन्होंने कहा था दूंगा। मुबशिर साहब ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ ये रिवायतें हैं, ये आला अक़दार हैं हमारे यहाँ, ये वैल्यूज हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनका नाम तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी आ रहा है, तो शायद ये मामला हो। क्यों चौधरी साहब जी? नहीं तो याद तो कराना हमारा फर्ज है ना, याद कराना तो हमारा फर्ज है ना। तो चले गए, ये फर्ज तो हम निभाएं, लेकिन जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं उन्होंने ऐसी कोई मिसाल कभी कायम की है? वो जो है ना जी, मुझे तो पाकिस्तान से लोग फोन करी जा रहे हैं, वो मलिक साहब ने मेरी जान खा ली है, कितने इस्तीफा, मैंने इस्तीफे की कॉपी दो। मलिक साहब बार बार मुझे फोन करें इस्तीफे की कॉपी दो, मैं कहां से इस्तीफे की कॉपी दूं उनका? और ये जो चौधरी निसार साहब थे, ये मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं साथ खड़ा रहूंगा अगर आपके खिलाफ फैसला आएगा, पंजाब हाउस गए थे, उसके बाद वजीर आजम हाउस चले गए, फिर खबर ये आई कि उनका नाम शामिल हो गया वजारत उज़्मा की दौड़ में। तो वो जो जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे थे, जिन पर अप्रिशिएट भी किया जा रहा था, वो वैल्यूज तो फौरन कोलैप्स कर गई। नहीं, मगर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग थी, देखे ना, कल देखे, टाइमिंग देखे, उन्होंने बड़ा, आपको मैं बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के 2 हफ्ते पहले इसहाक डार ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की और उन्होंने उनको मिन्नतें की कि जनाब मुझे किसी तरह वजीर आज़म बनवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। IB ने यह खबर मियाँ नवाज शरीफ को दे दी, तो 2 हफ्ते से मियाँ साहब का और इसहाक डार साहब का इट कुत्ते का वैर चल रहा है बकायदा। ये नहीं मुझे पता इट कौन है। ये आपने खूब याद दिलाया, ये इसहाक डार साहब वाला मामला जो है, देखे ना, पूरी मैशत जो है इनके थंबनेल के नीचे थी, इनके बच्चों की बड़ी हलाल की बिल्डिंग्स हैं माशाल्लाह, अरबों का जो हलाल अरबों जो उन्होंने कमाए हैं वो दुबई में है। तो अब इनके बारे में चौधरी साहब हमने ज्यादा बात नहीं की, मैशत के तो यही आर्किटेक्ट रहे हैं, आगे जो भी कहें चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है, ये इनके हवाले से भी कुछ बताएं ना चौधरी साहब। ये इनका जो है इसहाक डार साहब जिधर से शुरू हुए, लाला मूसा के पास, यानी गुजरात, लाला मूसा के साथ ये कमर जमा कायरा का जो जिधर इलाका है, उससे 4 किलोमीटर नंदोवाल या निंदोवाल, वहाँ के ये लोग हैं। उधर इनका दादा बड़ी ऑर्डनरी उनकी लिविंग थी, वहाँ से इनके वालिद आए, वहाँ से इस वक्त ये बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक है। और उसके बाद हमें तहारत और पाकीज़गी और तकद्दस और असूलों पर लेक्चर देते हैं। नहीं, वो ये दावा कर रहे हैं, इनके चेहरे से नकाब उतरा है, खुदा की पनाह। चौधरी साहब वो ये दावा कर रहे हैं, 34 साल का रिकॉर्ड दिया, 34 साल का रिकॉर्ड, और खुफिया शादी की, और उसके बाद पहले कहा मैंने तो कोई शादी नहीं की, फिर हमारे यानी आप समझे पांव पड़ गए
कि खुदा के वास्ते आप इस मामले को ना छेड़े। इन्होंने अलहदा माफी शुरू कर दी और जिनसे शादी की है उन्होंने अलहदा माफी। शादी तो कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे। पता ये चलता है उससे बंदे का कैरेक्टर पता लगता है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये तो खैर शादी वाला मामला आपने बड़ा स्टोरी भी आपकी बड़ी वो हुई थी, मगर जो इसहाक डार साहब हैं एकदम से जो पस मंजर में चले गए हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन थी, तो अब इनके हवाले से जो वो जो केस है हुदैबिया का केस अगर खुलता है तो मौसूफ तो पहले ही सुल्तानी गवाह थे, फिर ये तो बच जाएंगे चौधरी साहब। अगर ये खुलता क्या खुलना है, वो तो खुल गया तो नहीं, सुल्तानी गवाह तो ये रहेंगे, अप्रूवर बनेंगे। काजी साहब आज मैं ऑन एयर कह रहा हूं ये दोबारा अप्रूवर बनेंगे। कितने की शर्त लगानी है आपने मेरे से काजी साहब? भाई ये रिलायबल नहीं है ना, अब किसने बनाना है? नहीं, अब तो ये अप्रूवर बनेंगे तो बचेंगे ना, अगर अप्रूवर नहीं बनते तो मुल्जिम हो जाएंगे। He has proven to be an unreliable witness, hostile। उधर कुछ बयान देते हैं, उधर देते हैं झूठ पाठ। उनका ख्याल है मैं हर एक को चक्कर दे के निकल जाऊंगा, ये नजीर कंपनी वाले शरीफ लोगों की तरह। यार एक बात वैसे है मुबशिर लुकमान साहब, ये जो 3, 4 और हमारे 5 फाजिल जजों ने जो मरलावार जो ये जो जजमेंट लिखी है जो आखिर आई है, ये लगता है कि इसने इस तरह का गिराव किया है, ऐसे गिराव किया है कि मतलब है कि पहले तो इसने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि यहाँ पे माशाल्लाह मिठाइयाँ, और बल्कि एक लतीफ़ा बड़ा पॉपुलर हुआ इस पे सोशल मीडिया पे कि जो मिठाइयाँ बनाने वाले हमारे हलवाई बरादरान हैं उन्होंने कहा साहब आपको कता कलामी हो रही है, मैंने एक छोटी सी बात करनी है, जरा लंबी बात कर अगर आप इजाजत दें तो। जी देखें मैं शो करता हूं और शो एक बड़ी छोटी सी चीज है। 172 शो पाकिस्तान में रोज होते हैं, मेरा को अकेले का नहीं होता। लेकिन अगर मुझे आप कह दें या चौधरी साहब कह दें या मेरा कोई और कुलीग कह दे या मोहसिन नकवी साहब कह दें यार फलां ये जरा ख्याल करो ये करो, तो हम करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स होते हैं, हमारे ऊपर अखलाकी प्रेशर्स होते हैं, हमारी बरादरी है, हमारी दोस्ती है, हमारी रिश्तेदारी है। तो आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि 35 साल की एस्टेब्लिशमेंट, $25 बिलियन के मालिक, तमाम ताकतें उनके पास, पुलिस उनके पास, इदारे उनके पास, पटवारी उनके, ब्यूरोक्रेसी उनकी, सब कुछ उनका, और वो अगर जजेस को ओपनली धमकियां दे रहे हैं, GIT के अरकान को धमकियां दे रहे हैं, उनके फेडरल मिनिस्टर्स वगैरह सारे, और वो उसमें रह के अपने बच्चों की जान की परवाह ना करके वो पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर फैसला देते हैं तो हम सबको उनको स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए, सलूट करना चाहिए। बिल्कुल सलाम उनको, जजों को भी और GIT के मेंबरों को भी। ठीक, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, चौधरी साहब ये जानना चाह रहे थे, इस वक्त अदालत उस्मा ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया, फिर ये जो जाहिद हामिद साहब, हसन इकबाल साहब कह रहे हैं वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया, इस रेजिग्नेशन का किसको बेवकूफ बना रहे हैं चौधरी साहब? ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो इमरान खान ने उसने बिल्कुल अच्छी बात की थी कि एक तो इनको सजा होनी चाहिए ना, ये जो करप्शन के केसेस है, एक इनको इसमें भी सजा होनी चाहिए कि ये पूरे कौम को बेवकूफ समझते हैं। ये खान साहब ने उसने बिल्कुल सही बात की थी और रोजाना मुझे लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है। मतलब ऐसी बेवकूफाना बातें दे के बैठ जाते हैं कि बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि जैसे कि नहीं जी करप्शन के तो केस ही कोई नहीं है उनके ऊपर। अब बंदा इसका क्या जवाब है कि भाई आपके ऊपर ये जो सारे केस है ये हुदैबिया का। फवाद चौधरी साहब हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मलिक साहब, उन्होंने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी ये सवाल कर करके पाकिस्तान निसार कदों इस्तीफा दे रहे हैं, कदों इस्तीफा दे रहे हैं, सियासत कदों छड़ रहे हैं, प्लीज आप इसका जवाब दे दें। वो तो मुझे अभी बड़ी उन्होंने तो अनाउंस किया था। इस्लामाबाद में र्यूमर चल रही है कि ममनून हुसैन रिजाइन कर रहे हैं और चौधरी निसार जो है उनको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है ताकि कल अगर ये कन्विक्शन हो तो वो पार्डन कर सके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इस वक्त चल रही है यहाँ। तो प्रेसिडेंट ममनून हुसैन रिजाइन कर रहे हैं, ये रूमर चल रही है। ममनून हुसैन को साइन नहीं करना आते कागज पे, वो नहीं पार्डन कर सकते? नहीं, वो पार्डन कर तो सकते हैं लेकिन उनका समझते हैं कि और रिजाइन क्यों कहा इन्होंने, मैं उसका पूछ रहा हूँ। या 10 महीने में सर वो रिजाइन तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब बड़े असूली है कि उन्होंने प्री नोटिफिकेशन से पहले रिजाइन कर दिया था। हालांकि ये काम महीना पहले करते, 2 महीना पहले करते, 3 महीने पहले करते तो ज्यादा उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता और पता चलता है कि वज़ीर आज़म जो है वो टेक ऑन कर रहे हैं अपने लोगों के पास जा रहे हैं। आपको पता है कि मैं बिल्कुल अल्लाह पे यकीन कामिल रखते हुए मैं एक बात कह रहा हूँ
कि आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी अवाम को अपने रेफरेंडम में सुरखरू किया है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर की तरफ एक बड़ा सुनहरा कदम है ये आज जो भी किया। बिल्कुल आपकी बात सही है, पाकिस्तान ने माइलस्टोन अचीव तो फाद आप एज ए पॉलिटिकल लीडर और तर्जमान ऑफ पीटीआई अब आगे सियासी मामलात किस तरह अनफोल्ड होते देख रहे हैं? आया मुस्लिम लीग नून एक नया वज़ीर ला के मामलात एज यूजुअल की तरफ जाएगा या ये चेंज जो है अपने मंतकी अंजाम पर जाएगी और इनके तमाम लुटेरे डाकू और चोर जो हैं वो या जेलों में या घरों में जाएंगे? एज अ पार्टी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। नया वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है PMLN को ले आए और हुकूमत चले, लेकिन आप से ज्यादा PMLN की हिस्ट्री को कोई नहीं जानता। आपको मालूम है जब पहला क्राइसिस आया था जुनेजो साहब पे तो 3 दिन लगे थे नवाज शरीफ साहब को ये मुस्लिम लीग अपनी तरफ करने में। उसके बाद जब 93 में क्राइसिस आया तो बस मेरा ख्याल 48 घंटे लगे और भट्टू साहब सारे 2/3 मेजोरिटी उसके साथ चली गई। फिर 99 में जब क्राइसिस आया तो सारे की सारी मेजोरिटी जज साहब के साथ चली गई। तो PMLN की हिस्ट्री कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें क्राइसिस आए और ये इकट्ठी रहे। फवाद साहब, PMLN का माइंडसेट देखते हुए ये पैनल, मुबशिर लुकमान साहब, ये पैनल पूरा ये कह रहा है कि ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी नहीं करेगी। PTI इलेक्शन के लिए भी तैयार है? हम तो समझते हैं कि ये इलेक्शन 2017 में अक्टूबर नवंबर तक ये इलेक्शन जो है ये हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में। तो हम तो उसी हिसाब से तैयारी भी कर रहे हैं और अपने लोगों को भी हम यही कह रहे हैं कि आप अपने इलेक्शन। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इलेक्शन 2017 में ही हो जाएगा? आपको तैयारी की क्या जरूरत है? अगर धांधली नहीं होती तो आप लोग तो सीधे सीधे विनर्स हैं, आपके मुखालफिन की जमानतें जब्त तो नहीं है। अभी जो हालात आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि PMLN को काफी लोग उनके टिकट्स भी नहीं देंगे और उनके हार्ट में नहीं देंगे। आपकी बात इस मामले में तो सही है, लेकिन बार हमने तो अपनी तैयारियां कर ली। ठीक, सईद काजी साहब जी। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइए कि ये जो अब 2-3 बातें चल रही हैं, 2 खबरें आई। पहले सुना कि मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा को PM बनाया जा रहा है, फिर अब फिर शहबाज शरीफ साहब की बात हुई, मगर फिर अभी चौधरी साहब मुझे बता रहा था मुझे कि उनके हवाले से तो केस भी खुलने वाले हैं अगर हुदैबिया खुलता है। तो हाउ डू यू सी दैट ये प्लान एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है आपको कि फैमिली में से ही कोई PM बनेगा या क्या नजर आ रहा है आपको? वो मैंने आगे तफसील से बात की है कि हुदैबिया में अगर ये खुलता है केस तो फिर सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी बेल करानी पड़ेगी। और फिर अभी काजी साहब भी कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ और मैं मॉडल टाउन का केस जो है वो खुलवाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस इनके अभी PMLN को तो चाहिए, शरीफ फैमिली को तो चाहिए कि वो फिलहाल पॉलिटिक्स को भूल के अपने लीगल चैलेंजेस को जो है वो फेस करे और उनका को रास्ता निकाले कि वो इससे कैसे जो है वो निकल सकते हैं। पॉलिटिक्स फिलहाल उनके लिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फिलहाल उनका कोई मुस्तकबिल है। लिहाजा ये PMLN में आप देखेंगे कि जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होना है, 5 कैंडिडेट हैं, खुर्रम दस्तगीर कैंडिडेट है, अयाज सादिक कैंडिडेट है, शाहिद खान अब्बासी कैंडिडेट है, ख्वाजा आसिफ कैंडिडेट है, असद इकबाल कैंडिडेट है। अब आप मुझे बताइए कि अकामी अचानक क्यों निकलना शुरू हो गए चौधरी निसार के अलावा बाकी वज़ीरों के? चौधरी निसार जाहिर है कि अचानक क्यों जो है वो जब ख्वाजा आसिफ और उनके ऊपर हुए और उन्होंने कहा कि मैं इनकी करप्शन भी ले आऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि अचानक ये सारे अकामे और ये सारी चीजें जो है वो क्यों निकलना शुरू हो गई? वो जाहिर है कि चौधरी निसार उनके पीछे है और उन्होंने ये सारे अकामे निकाले। तो आपको इसी से अंदाजा करना चाहिए कि यार चौधरी खुदा दा खौफ कर हर चीज जड़ा अपने मुखालफ से पा देंदे हो। मुखालफ से नहीं पा रहे चौधरी साहब, मसाइल आप हम तो मैं और आप तो तस्जिया ही कर रहे हैं ना, हमें भी नहीं पता। मेरा तस्जिया ये है कि चौधरी निसार ही वो वाहिद आदमी है। ये अकामे निकालने के पीछे चौधरी निसार है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका तज्जिया है? ये ख्वाहिश है। लेकिन आज एक काम जरूर करें, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन और काजी साहब एक जरूर एक्नॉलेजमेंट करें कि हम GIT के मेंबर्स को कर रहे हैं, हम ऑनरेबल जजेस को कर रहे हैं, लेकिन FIA में और SECP में वो जो जूनियर ऑफिसर्स जो खड़े हो गए थे सीना तान कर अपनी नौकरी, अपने करियर्स और अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के, हिजाजी को उन्होंने चोरी नहीं करने दी, जिन्होंने FIA में गंद नहीं होने दिया,
उन यंग ऑफिसर्स को भी हमें खराज तहसीन पेश करना है कि जो जांफशानी से अपने अपने इदारों में अपनी दी हुई ड्यूटीज को निभा रहे हैं, और हर ऐसे सरकारी ऑफिसर को हमें सलाम पेश करना है कि जो अपनी सरकारी ड्यूटीज एहसन और ऑनेस्ट तरीके से निभा रहे हैं। ठीक है, आखिरी 3 मिनट से मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए। माइंडसेट जो है इस हुकूमत का, इन सियासतदानों का, उसका अदालत को अंदाजा है, इसीलिए अदालत ने यह भी कहा कि एक निगरान जज होगा, जेआईटी के मेंबर्स की पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स उसकी परमिशन के बगैर नहीं होंगे। इनके माइंडसेट का भी अदालत को अंदाजा है। मुबशिर लुकमान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रहा था, इनका माइंडसेट, इनको कोई समझ नहीं है, कोई अकल नहीं। इन्होंने इस दिन की तैयारी नहीं की थी, प्लानिंग नहीं की थी, ना केस में प्लानिंग की, ना जेआईटी में की। और अब मैं आपको कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं, ये नहीं अपनी मुद्दत पूरी कर सकते बिकॉज इनकी जीरो प्लानिंग है। मेरा ख्याल है इनकी मुद्दत पूरी हो गई है, ये उर्दू में रहे या ना रहे, दे आर डन विद। और कौम ने इनके भयानक चेहरे देख लिए हैं। जो लोगों भी ये मुद्दत रहने दे, अब ये इद्दत गुजारेंगे। मेरी ख्वाहिश है ये मुद्दत पूरी करें, अच्छी रौनक लगी हुई है। ठीक है, तो व्यूअर्स 24 न्यूज पर ये स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे थे। मुबशिर लुकमान साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, सईद काजी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, तमाम दिन इनका तज्जिया भी जारी रहा और 24 न्यूज की टीम तमाम दिन आपको तमाम तर अपडेट्स पहुंचाती रही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब का 24 न्यूज का ये क्रेडिट है कि 28 जुलाई की ये खबर भी हमने आपके लिए ब्रेक की थी। 5 जजेस का बेंच खबर सुनाएगा, यह भी हमने आपके लिए ब्रेक की थी। और वो टीम जिसने अदालत उज़्मा के बाहर रहकर इस्लामाबाद में और मुल्क भर में तमाम तर अपडेट्स आप तक पहुंचाए, उस टीम को अपनी हम सैल्यूट करते हैं। वो न्यूज रूम, वो तमाम हमारे साथी के जो मुसलसल आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहे और सबसे ज्यादा अपडेट्स सबसे पहले 24 न्यूज ने आप तक पहुंचाए, ये 24 न्यूज का क्रेडिट है। ये क्रेडिट हमसे कोई नहीं ले सकता। ये अपडेट्स आगे भी जारी रहेंगे, आने वाली चीजें भी हम आपके लिए अनफोल्ड करते रहेंगे। इस ट्रांसमिशन से तारिक मतीन और ये पूरा पैनल आपसे इजाजत चाहता हूं।